तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसका उद्घाटन कहां पे किया? असम में। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। ये बनेगा असम में, जिसकी आधारशिला अभी रखी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कहां पे? असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। और इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 5 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस होगी, जो कच्चे माल जैसे कि गोबर या नगर निगम के ठोस कचरे आदि से बनाई जाएगी। चलिए बताइए, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहां आयोजित किया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी आयुष मंत्रालय ने 27 और 28 फरवरी 2023 को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयुष के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भविष्य में सुधार पर चर्चा करना। आप जानते हो आयुष मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंदा सोनोवाल है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत में मुलेठी की मांग अधिक है, क्योंकि इसका उपयोग न केवल मसालों के रूप में किया जाता है, बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। और वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट यानी कि आयात किया जाता है। पर अब इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में भी की जाएगी और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, ध्यान से सुनना और उत्तर देने की कोशिश करना। अभी नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। अच्छा, कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? आंसर होगा केरल। चलो ये बताओ, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न सुनो, हींग की खेती को करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तब भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको याद होगा अभी तेलंगाना का एक स्टार्टअप है, इसका नाम भी खेती है, खेती बोलेंगे उसे, जिसने 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार जीता था। चलो ये बताओ, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना, तो फिर आपका उत्तर होगा फिलीपींस। चलिए फिर बताइए, अभी एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? तो आंसर होगा झारखंड। तो याद रखना, अभी एनटीपीसी ने झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में। ये एक महारत्न कंपनी है। चलो आप तो ये लिख लो कमेंट बॉक्स में कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं हमारे, कितनी महारत्न कंपनी है, कितनी नवरत्न है और कितनी मिनी रत्न है, ये बताओ। वैसे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं गुरमीत सिंह। आपको याद है अभी एनटीपीसी ने लगातार छठे साल एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता। एनटीपीसी ने ही तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की थी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि शून्य भेदभाव दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। बात करें इस बार की थीम क्या है? सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। और आपको याद है अभी 1 मार्च को ही हमने शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया था। तो 1 मार्च को ये 2 डे हो गए आपके, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। और बात करें इस बार की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से लागू करना। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहां पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सिको के अध्यक्ष कौन है? रेमन लगुआर्टे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा बोला टिनुबू। तो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया और अभी इसके राष्ट्रपति के रूप में बोला टिनुबू ने शपथ ली है। इनसे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मदू बुहारी, उन्होंने 2 कार्यकाल सेवा करने के बाद अपना पद छोड़ दिया था। अभी नए बन गए, उनका नाम याद रखना, बोला टिनुबू। वैसे नाइजीरिया की कैपिटल होती है अबूजा, करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकी CFA फ्रैंक। आपको याद होगा नाइजीरिया की ही है ओंकाजा इवेला, वो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। वैसे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने अभी मोहम्मद शाहबुद्दीन, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे पेट्र पावेल और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने क्रिस हिपकिंस। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोला फॉक्स को। तो अभी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया और वे इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। वे सूर्य का अध्ययन करने वाला जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है उसकी पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है? निकोला फॉक्स। अच्छा, ये निकोला नाम हो गया और इसी से मिलता जुलता एक नाम है निकोस। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, याद है साइप्रस के प्रेसिडेंट बने थे ये। साइप्रस देश की कैपिटल होती है निकोसिया। बाकी नीमत मिनोचे शाफिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और क्लाइडन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी ये। लेकिन बात यहाँ पे नासा की है तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, नासा मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं बिल नेल्सन, 14th नंबर के हैं। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा राजेश मल्होत्रा। तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा, जो अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? सत्येंद्र प्रकाश का। आप जानते हो अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने थे अनिल कुमार लाहोटी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने गंजी कमलाबी राव और अभी हमने पढ़ा था फिक्की के महासचिव बने हैं शैलेश पाठक, उनका नाम है। तो ये नाम आपके सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला को। तो अभी IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल और भूटान सीमा पर हमारी रक्षा करती है और रश्मि शुक्ला की बात करें तो इस पद पर आने वाली वे दूसरी महिला हैं। वे महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा और बेहतरी के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2005 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी 2013 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। तो अभी वो सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बन गई हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी पंकज कुमार सिंह का नाम न्यूज में था, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने वो, उनका नाम याद रखना। CRPF के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? SL थाउसेन है। शीलवर्धन सिंह ये CISF के डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा जिष्णु बरुआ को। तो अभी जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अभी यूट्यूब के नए CEO कौन बने? नील मोहन। अभी प्रवीण शर्मा की बात करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक बने और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है ये। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा वो वान थुओंग। तो अभी वियतनाम की संसद ने वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग को 2026 तक चलने वाले कार्यकाल के लिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और ये किन की जगह लेंगे? जुएन जुआन फुक, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। देखो, आप जानते हो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। करेंसी है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। वैसे भारत और वियतनाम के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है?
विनबेक्स नाम की एक्सरसाइज होती है। आपको याद है अभी वियतनाम ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया था जिसका नाम है व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। बाकी हमने पढ़ा था अभी नाइजीरिया के भी प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है बोला टिनुबू। फिजी के नए प्रधानमंत्री बने सितविनिस राबुका और डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो आंसर होगा हेक्कानी जखालू। तो राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेक्कानी जखालू ये नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनी है। मतलब राज्य की 13 राज्य विधानसभा सीटों में आज तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई और अब ये बन गई है। और यही नहीं, इनके अलावा एक और महिला है जिनका नाम है सल्होनुओनु क्रूज। तो ये दोनों नागालैंड की पहली महिला या पहली बार महिला विधायक बनी है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। वे पेरिस सेंट जर्मेन की टीम की ओर से खेलते हैं। तो याद रखना, अभी बेस्ट फीफा मेल प्लेयर 2022 का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे तो ये पुरस्कार जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने। वे स्पेन की प्लेयर हैं और बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। बाकी और भी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेले जा रहे ईरानी कप मैच के पहले दिन मध्य प्रदेश के खिलाफ शेष भारत की ओर से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ा है। और इस तरह से 21 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। तो अभी डेनियल मेदवेदेव ने एंडी मरे को हरा करके कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, ये डेनियल मेदवेदेव ये किस देश से हैं? तो ये रशियन टेनिस प्लेयर हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने काराबाओ कप को जीत लिया? तो आंसर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो काराबाओ कप की बात करें तो ये इंग्लिश फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जिसे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया। और किसे हराया? तो न्यूकासल यूनाइटेड को हराया है। चलिए फिर बताइए, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किया गया। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस ये अभी श्रीनगर में शुरू हुई है, जिसमें एक महिला सहित 29 साइकिल चालक इस तरह की पहली साइकिल दौड़ के लिए रवाना हुए हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? 3000 किलोमीटर के ऊपर है, लगभग आप मानो 3651 किलोमीटर। ये रेस शुरू तो श्रीनगर में हो रही है, खत्म कहां पे होगी? कन्याकुमारी में होगी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो आंसर होगा डी गुकेश को। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, जिनको एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके अलावा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को मोस्ट एक्टिव फेडरेशन का पुरस्कार मिला है। आपको याद है 2022 में पहली बार भारत में 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पे? चेन्नई में। तो उसकी अच्छे से मेजबानी करने के लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनको मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की भारतीय महिला टीम को उसमें कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम चुना गया। जबकि हमारे ग्रैंड मास्टर आर.बी. रमेश को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और अभिजीत कुंटे इनको महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे एशियाई शतरंज महासंघ का मुख्यालय आपको मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात में और इसके अध्यक्ष हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट
इस बार ये इसका 22वां संस्करण है, जो कि अभी 22 से लेकर 24 फरवरी तक हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या रही? सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन की थीम है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। और इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य है धर्म धम्म परंपराओं के धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को एक साथ लाना, ताकि उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा तैयार की जा सके। फिर बताइए, हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने भारत को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में किसे बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा शशिधर जगदीशन को। आप जानते हो एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, जिनको अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें बैंक के मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियों के सफल नेविगेशन के लिए दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी के वेणु, इनका नाम न्यूज में था। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और कंप्यूटर वैज्ञानिक है हरि बालकृष्णन, इन्होंने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा की बात करें, अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में अभी वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है इनका नाम, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ये भारत की यात्रा पर आए? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, जो अभी 2 मार्च 2023 को 2 दिनों की भारत की यात्रा पर है। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी भी हैं। और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं ये 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता यानी कि स्पीकर भी होंगे। अच्छा, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं जो भी न्यूज में थे। अभी आपको बताएं, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस भी भारत की यात्रा पर थे। उनका नाम क्या है? एंड्रे हेनरिक। अभी जर्मन चांसलर भी भारत के दौरे पर थे, उनका नाम है ओलाफ स्कॉल्ज। अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनका नाम भी याद रखना, अब्दुल फतेह अल सीसी। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के 73वें वर्षगांठ पर हमने इनवाइट किया था सिंगापुर के चीफ जस्टिस को। अब यही आपका प्रश्न है, उनका नाम बताओ। सिंगापुर के चीफ जस्टिस का नाम बताना है आपको। बाकी इटली की कैपिटल होती है रोम, यहीं पे हेडक्वार्टर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, कांग्रेस के द्वारा अभी 85वें 85th नंबर के महाअधिवेशन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा रायपुर में। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं, वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी 24 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। कहां पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अच्छा, पहले कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। उस समय वाइसराय कौन थे? तो डफरिन थे। और अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कहां पे? मुंबई में। 1885 की बात है। वैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। एक प्रश्न ये भी आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में, एक तो नरम दल और एक गरम दल में विभाजित हो गया था? तो सूरत अधिवेशन। बात है 1907 की। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, पहला ब्रिटिश कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा जॉर्ज यूल। ये 1888 की बात है। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये पहला गैर भारतीय था। और अगर देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चौथा अध्यक्ष था।
एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? तो 1896 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला एम सयानी ने। और अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो आंसर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी BN धर ने। और इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलो, प्रस्तावना को कब पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 1947। और तिरंगे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? यह भी याद रखना, 24 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1949 को। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कितना समय लगा आप सब जानते हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलो ये बताओ, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। और 2 पॉइंट और याद रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो एनी बेसेंट आंसर होगा। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। और पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो आंसर सरोजिनी नायडू होगा, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लो, भर भर के एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर यहां से प्रश्न आते हैं तो ये वही वाले प्रश्न मैंने आपको करवाए। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। अच्छा, आज से हम देखेंगे कि आप में से जितने लोग देखते हैं किनको वाकई इस वीडियो से फायदा होता है और आप में से कौन कौन है जो वाकई दिल से हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम आज से वीडियो के लाइक का टारगेट रखेंगे। हमारे वीडियो का टारगेट रहेगा सिर्फ 5000 लाइक का। देखते हैं ये सिर्फ कितने दिनों में पूरा होता है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, कौन सा देश गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक है डेक्कन यूनिवर्सिटी और दूसरी है वोलोंगोग यूनिवर्सिटी। और ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेंगे। और इस तरह से आप कह सकते हो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले ये पहली विदेशी शिक्षा संस्थाएं होंगी। अच्छा, गिफ्ट सिटी में गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। और अगर आपको याद हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बनी थी। चलिए फिर बताइए, 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक किस राज्य में 2 दिवसीय बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो हमारे उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस ने किया। आपको पता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और बताओ किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। अभी आपको पता है, बजट में बाजरे को श्री अन्न कहा गया। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। और इसी को इसके उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर के रूप में अभी घोषित किया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रहे AM अहमदी का अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1994 से 1997 तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान 232 फैसले सुनाए और 811 बेंचों का हिस्सा रहे। और वैसे अभी हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। पूछेंगे कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अभय के।
तो बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, उन्होंने इस बुक को अभी लॉन्च किया है, जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, और इसे लिखा है लेखक अभय के ने। ये बुक 2600 वर्षों की अवधि में लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का एक संग्रह है। आपको याद है राखी कपूर का नाम? इनकी एक बुक है नाउ यू ब्रीथ, जिसने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी। अरविंद मंडलोई की बात करें तो जादूनामा नाम से बुक लिखी थी, और ये जो बुक है ये लेखक व गीतकार जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई। अभी सलमान रुश्दी का नाम भी याद रखना, विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी इन्होंने, और ये बुक इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा स्विसकॉम। तो अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड बताया गया है स्विसकॉम को। और जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, ये स्विट्जरलैंड की टेलीकॉम कंपनी है। वहीं दूसरे स्थान पे भारत की टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड अरब अमीरात की एतिसलात। तो फर्स्ट और सेकंड का नाम याद रख लो आप। तो फर्स्ट पे स्विसकॉम है और सेकंड नंबर पे है रिलायंस जियो।